अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की ये 7th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डी ब्लॉक का और कैसे केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है, आप जानते होंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपको भी डाउट है तो आप जरूर वीडियो को चेक कर सकते हैं। चैनल पर आप लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आगे लिख देंगे केमिस्ट्री सीखो, तो आपको उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आते हैं हम सीधे टॉपिक पर। तो एक चीज आपको ये समझना होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो कि हमने लास्ट में पढ़ी, या आयनाइजेशन इंथैल्पी जो कि हमने पढ़ी है, जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, इसका जो कैलकुलेशन होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये बेसिकली हमको रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्या, कि कोई कंपाउंड कितना स्टेबल होगा। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि कोई कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है, किसी ट्रांजिशन एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना कम जो है हमको रिएक्टिव कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है ना, वो क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। और जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम स्टेबल कंपाउंड, या हम ऐसे कहें जितनी छोटी आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल उसका कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे जनरल टर्म में लिख दूं तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलर डेल्टा आई एच मोर स्टेबल इट्स कंपाउंड विल बी। ये बात आप याद रखिएगा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। अब इसी से जो है हम लोग आगे चलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। ठीक है, आपको सबको पता होगा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनको हमको अगर हम उनका कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनको उसके अब जैसे मान लीजिए अब हमारे पास ये कंपाउंड है। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारा कोई डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट का कोई कंपाउंड है। तो कंपाउंड में जो है हम तो ऐसे जनरली एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी आयनाइजेशन से जज कर लेते हैं, लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो किसी सोल्यूशन में या किसी भी टाइप का सोल्यूशन बन रहा होगा, तो उसमें जो है कंपाउंड की स्टेबिलिटी हम लोग किस बेसिस पर बताते हैं, उसमें हम लोग कंपाउंड की स्टेबिलिटी बताते हैं सिंपली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, यानी ई नॉट के बेसिस पर। ठीक है, हम यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे कि सब्लिमेशन एंथैल्पी पर, या हम बोल दें तो एटमाइजेशन एंथैल्पी पर, इसके अलावा हाइड्रेशन एंथैल्पी पर, और भी सारी चीजों पर। तो जनरली अगर हम देखें तो हमको क्या क्या प्रोसेस मिलती हैं, आइए हम समझते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक मेटल है जो कि एक ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्लिमेट करेंगे। तो यहां पर हमको जो एनर्जी लगेगी वो कैसी होगी, सब्लिमेशन एंथैल्पी होगी, जिसकी वजह से ये मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ठीक है, अब गैस में कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि हमको इसको आइसोलेटेड गैसियस एटम बनाना है, तभी तो हम इसका आयंस में कन्वर्ट करेंगे और तभी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तभी तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। जब तक आयनाइज होगा नहीं तब तक हमारे पास अपोजिट चार्जेस बनेंगे नहीं, जिसकी वजह से पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा। ठीक, तो हम इसको पहले गैस में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद हम इसको एनर्जी देते हैं। जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये हमारा प्लस चार्ज एक्वायर कर लेता है, यानी कि ये अब आयन में कन्वर्ट हो गया। अभी ये है गैसियस फॉर्म में और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है। तो ये वाली तो हमारी सब्लिमेशन इंथैल्पी थी, सब्लिमेशन इंथैल्पी। और ये वाला हमारा क्या है, ये है हमारा आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब हमारा जो है मेटल कन्वर्ट हो गया किसमें, अपने आयन में। अब मेटल आयन में कन्वर्ट हुआ है, हमने बताया कि ये सोल्यूशन में हम लोग जब इसके कंपाउंड जाते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी ई नॉट पर डिपेंड करती है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रेट करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या कि यहां पर हमको इसको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसको एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको हम लोग हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइड्रेशन इंथैल्पी। ठीक, और जब ये वाटर में जाएगा तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में। अच्छा, हम वाटर में ही सोल्यूशन बना रहे हैं इसलिए हम एक्वस फॉर्म ले रहे हैं, किसी और लिक्विड में बनाएंगे तो किसी और उसमें रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, तीन प्रोसेस में यहाँ पर एनर्जी हो रही है, दी जा रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस केस में टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमको सब्लिमेशन इंथैल्पी भी मिलेगी, इसको हम ऐड करेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी के साथ, और साथ में ऐड करेंगे हम लोग इसको हाइड्रेशन इंथैल्पी के साथ, तब जाके हमको मिलती है टोटल
एनर्जी है टोटल इंथैल्पी। और यही जो टोटल इंथैल्पी है ये एक तरह का मेजरमेंट है किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल इंथैल्पी मिल रही है बेसिकली हम लोग हेबर प्रोसेस से, बॉर्न हेबर साइकिल से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। हमने इसको पढ़ा भी है थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहाँ पर जो टोटल इंथैल्पी होती है बेसिकली ये क्या होती है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, हम ऐसा स्टेटमेंट कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर मेजर ऑफ टोटल एनर्जी। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख भी देता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर मेजर ऑफ टोटल इंथैल्पी। ठीक है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका मेजरमेंट होता है। ठीक, अब अगर हम कुछ वैल्यूज की बात करें तो जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास टाइटेनियम है, वेनेडियम, कुछ पूरी सीरीज ले लेते हैं। ठीक है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, कॉपर है, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और देन जिंक। अच्छा, सीरीज ये हो गई। ठीक, टाइटेनियम की बात करें तो हमारे पास ई नॉट। अब देखिए यहाँ पर इसका M2+ की बात हो रही है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकलने की। ठीक है, ये सारा डेटा बुक में आपके मेंशन किया हुआ है। तो ये 1.63 होता है। ठीक, यहाँ पर ये होता है 1.18। क्रोमियम की बात करें तो हमको 0.91 मिलता है। मैंगनीज की बात करें तो 1.18 मिलता है माइनस में। आयरन की बात की जाए तो 0.44 मिलता है। कोबाल्ट की बात की जाए तो 0.28 मिलता है। निकिल की बात की जाए तो 0.25 है। सॉरी, हमने 2.5 लिख दिया, बेसिकली ये 0.25 होता है। ठीक है, तो निकिल की होती है -0.25। कॉपर की बात करें तो +0.34 और जिंक की बात करें तो -0.76। ये होता है इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनके M2+ स्टेट में। M2+ स्टेट होने का मतलब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट या इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। अब इनकी ट्रेंड्स का हमको, क्योंकि पढ़ना कुछ है, हमको पढ़ना है ट्रेंड्स। तो इसके ट्रेंड्स की बात की जाए तो जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन करता है वो M2+ के लिए ही करता है, यानी मेटल के ऊपर 2 चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं, जैसे कि इनमें कोई रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होता। ठीक है, रैंडम वैल्यूज होती हैं, कोई भी रेगुलर ट्रेंड की ऐसे बढ़ रहा है या घट रहा है या इस तरह का कुछ भी नहीं होता। ठीक, क्योंकि हमारे पास जब हम इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं तो 2 आयनाइजेशन इंथैल्पी का सम करना पड़ता है ना, क्योंकि 2+ के केस में पढ़ना है तो IE1 और IE2 को हमको ऐड करना पड़ेगा। इस वजह से हमको कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलता, क्योंकि किसी में फर्स्ट कम होती है, सेकंड ज्यादा हो जाती है, किसी में फर्स्ट सेकंड दोनों कम होती है, किसी में बहुत ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से एक प्रॉपर ट्रेंड हमको देखने को नहीं मिलता। हम ये देख सकते हैं जनरल ट्रेंड की, जो E0 की जो वैल्यू है या जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एंड ऑफ द सीरीज जाते जाते लेस नेगेटिव होता जा रहा है। ठीक है, कम नेगेटिव हो रहा है। जैसे 1.63 था, इधर जाते जाते 0.76 हो गया। ये एक हम लोग जनरल ट्रेंड देख सकते हैं, हालांकि बीच में हमको पॉजिटिव भी दिख रहा है। ठीक है, अब कॉपर क्यों पॉजिटिव दिख रहा है, तो कॉपर के यूनिक बिहेवियर होने की वजह यह है कि ये एक ओनली ऐसा मेटल है जिसकी E0 वैल्यू जो है क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक, E0 वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसके जब हम लोग SHE लगाकर चेक करते हैं तो इसको हमको E0 वैल्यू क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। अब इसी वजह से ये H2 गैस लिबरेट नहीं करता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि मेटल्स जो होते हैं क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, लेकिन कॉपर ऐसा नहीं करता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ उन एसिड से रिएक्ट करता है जो कि इसको रिड्यूस कर सके, जैसे कि HNO3 हो गई, H2SO4 हो गई, इन्हीं के साथ ये रिएक्शन करता है जनरली। ठीक है, अब पॉजिटिव वैल्यू की होने की क्या वजह है, तो पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह क्या है कि जब हम लोग इसकी इंथैल्पीज का सम करते हैं, यानी कि जैसे डेल्टा सब्लिमेशन H कर रहे थे, फिर आयनाइजेशन इंथैल्पी, फिर हाइड्रेशन इंथैल्पी, तो ये जो है बैलेंस नहीं हो पाती है। ठीक है, बैलेंस नहीं होने का मतलब कि उसकी वैल्यू जो है निगेटिव में नहीं जा पाती, इसलिए ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू जाती है। तो हम सिंपली स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं कि रीजन फॉर पॉजिटिव, इसको मैं लिख भी देता हूं कि रीजन फॉर पॉजिटिव E0 वैल्यू ऑफ Cu is due to the sum of delta sub H and delta IH is not balanced by हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी इसको बैलेंस नहीं कर पाती है, इस वजह से हमारे पास क्या मिलता है, इसका पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। और इसके पॉजिटिव वैल्यू होने के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया कि ये हर एसिड से मतलब बेसिकली कॉपर जो है एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें
तो हमारे पास एक और रीजन आता है कि अगर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होंगी, जैसे HNO3 हो गई या H2SO4 हो गया, इस तरह की चीजें, तो ये क्या करती है, इनसे रिएक्शन कर सकती है। ठीक, लेकिन याद रखना है कि ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगी या लिबरेट नहीं करती। ठीक, सीरीज के एंड में जाते जाते जब हम लोग देखते हैं जिंक वगैरह पर, तो ये बहुत लेस निगेटिव हो जाता है। ठीक है, 0.76 हो जाता है, तो वो जनरल ट्रेंड से एक्सपेक्टेड है, ऐसा होता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमको D10 देखने को मिलता है। ठीक है, D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, तो ये हमारा ट्रेंड फॉलो होता है M2+ के लिए। इसी तरह M3+ के केस में भी हमको देखने को मिलता है। ठीक, जैसे कि हमारा, अच्छा, स्कैंडियम का हमने मेंशन नहीं किया था। स्कैंडियम की वैल्यू भी थोड़ी सी जो होती, बहुत कम वैल्यू होती है। ठीक है, वेरी लो वैल्यू, इसका बुक में मेंशन नहीं करता है हमारे, इसलिए हम लोग इसको नहीं देखते। ठीक है, E3 के केस में, सॉरी, Mn3 के केस में, यानी कि अगर मेटल पर 3+ का चार्ज आ रहा है, तब भी यही सारे ट्रेंड्स फॉलो होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हमको फिर ध्यान देना होगा कि कहीं कहीं पर इसमें जो हमारे पास E0 की वैल्यू आ रही है वो डिपेंड करती है कहीं ना कहीं D10 D5 कॉन्फ़िगरेशन पर। ऐसे केस में जब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी तो टोटल एनर्जी बढ़ेगी, तो यहाँ पर हमको पोटेंशियल में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखते हुए आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। चलिए अब बात करते हैं E0 वैल्यूज, और उसके साथ साथ वो कैसे जो है E0 वैल्यू या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल केमिकल रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है, या केमिकल रिएक्टिविटी कैसे इस वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि E0 वैल्यू क्या होती है, कैसे निकाला जाता है, क्या उसका कैलकुलेशन मेजरमेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे जो है वो केमिकल रिएक्टिविटी से रिलेट होती है। तो आपको ये पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स में केमिकल रिएक्टिविटी में बहुत ज्यादा वो आता है, क्या कहते हैं हम, चेंज आता रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वेरी करती है। एक मेटल कुछ और बिहेवियर दिखाएगा तो दूसरा कुछ और दिखाएगा, मतलब एक हम जनरल ट्रेंड नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, लेकिन सबकी अपनी अपनी क्या होती है, केमिकल रिएक्टिविटी होती है। अब क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, तो हम यहाँ कोशिश करते हैं एक जनरलाइजेशन करने की, जो कि हर जगह वैलिड नहीं होगी, लेकिन कुछ केसेस में वैलिड हो जाती है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले, तो इनमें से कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, कुछ एकदम नहीं है। ठीक है, उसी तरह कुछ जो है मिनरल एसिड्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। मिनरल एसिड्स जैसे मान लीजिए हमारे H2SO4 वगैरह हो गई, HCl हो गई, ये सारी। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो सिंपल एसिड से रिएक्शन नहीं करते, बल्कि उसके मिक्सचर से करते हैं, जैसे एक्वारिजिया वगैरह बनाने पर करते हैं। ठीक है, और कुछ नॉर्मली नहीं करते, कुछ नॉर्मल कर भी लेते हैं, जैसे जिंक है हमारा, आयरन है, इनको हम डाल दें किसी भी एसिड में तो रिएक्ट कर लेगा। कॉपर है, उसको डालेंगे तो नहीं करता है, कॉपर रिएक्ट करता है HNO3 के साथ या फिर एक्वारिजिया वगैरह के साथ। या गोल्ड है तो किसी एसिड के साथ नहीं करेगा, हम उसको मिक्सचर बनाते हैं एक्वारिजिया का, तब होता है। ठीक है, एक्वारिजिया में 2 बार नाम ले चुका हूं, उसका मतलब होता है HCl और HNO3 का मिक्सचर। ठीक, तो इस तरह से उनकी जो E0 वैल्यू है वो केमिकल रिएक्टिविटी पर डिपेंड करती है। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें हमको वेरिएशन मिलता है बहुत ज्यादा। अब E0 वैल्यू पर कैसे डिपेंड करता है ये देखते हैं। तो याद रखिएगा, कॉपर को छोड़ के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D सीरीज के जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसी और सीरीज के कंपैरिजन में। मतलब जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपैरिजन टू 4D 5D और 6D सीरीज। ठीक, उसके अलावा ये जो है क्या करते हैं, H+ आयन को ये H+ आयन से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय H+ आयन। ठीक है, मगर जो है वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय H+ आयन, यानी एसिड से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मगर रेट इज स्लो। ठीक है, स्लो रेट होता है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ रखा है, तो स्लो रेट होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक, और कुछ ऐसी भी एलिमेंट्स हैं जैसे टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, ये एकदम पैसिव होते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रूम टेम्परेचर, मतलब कुछ रिएक्शन ही नहीं करते। ठीक है ना। इसके अलावा हमको ये समझना पड़ेगा कि E0 वैल्यू जितनी कम होती है M2+ के केस में, उतनी ही ज्यादा डाइवेलेंट कैटायन बनाने की टेंडेंसी कम होती जाती है। मतलब अगर हम देखें तो E0 की वैल्यू M2+ के केस में जितनी लेस होगी, उतना ही कम डाइवेलेंट आयन बनने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, डाइवेलेंट आयन यानी इसमें 2+ चार्ज हो, वैसे आयन्स बनने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इस वजह से कंपाउंड का फॉर्मेशन कम होने लगेगा। ठीक है, जितनी ज्यादा E0 वैल्यू होगी, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखें तो E0 वैल्यू ज्यादा होती है निकल की तरफ जाने पर, जिंक के पास, कोबाल्ट के पास, तो ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, और इनके कंपाउंड्स हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें E0 वैल्यू
जो मैंगनीज है, निकल है, जिंक है, इनकी एक्सपेक्टेड से ज्यादा होती है निगेटिव, मतलब हम निगेटिव में टर्म्स बात करें तो बहुत कम वैल्यू होती है, ठीक है। या हम कहें कि मोर निगेटिव इनॉट वैल्यू होती है मैंगनीज की, निकल की, जिंक की। तो इस वजह से इनके 2+ आयंस जो होते हैं बहुत ज्यादा स्टेबल बनते हैं। तो हमको मैक्सिमम कंपाउंड्स मैंगनीज के, निकल के और जिंक के ज्यादातर कंपाउंड्स हमको 2+ के स्टेट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलता है हमको, सेकंड मिलता है या 2 मिलता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि इनकी जो इनॉट वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा निगेटिव होती है, इस वजह से, ठीक है। ज्यादा निगेटिव होने का मतलब वैल्यू छोटी होती जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें M3+ और M2+ के केस में रिडॉक्स कपल बनाए, तो मैंगनीज का 3+ और कोबाल्ट का 3+ आयन जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हैं जो केमिकल रिएक्टिविटी को बताती हैं। तो ई नॉट वैल्यू से हम लोग जज कर सकते हैं बेसिकली किसी चीज की केमिकल रिएक्टिविटी। इसके ऊपर हम लोग ई नॉट वैल्यूज के ऊपर हम लोग डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर भी पढ़ चुके रहते हैं। तो जैसे जैसे वैल्यू घटती है या बढ़ती है तो उसी हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होता जाता है मेटल। तो ये था हमारा लेक्चर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, और साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का जरूर यूज कर सकते हैं। थैंक यू।